हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित, योर फिजिक्स मेंटोर। बेटा, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये बेटा हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर नंबर 7 का बेटा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग आज बेटा ये सीखेंगे कि हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो बेटा इसमें वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेथड होते हैं। बेटा वेक्टर्स को ऐड करने के जो दो मेथड हैं, पहला है बेटा ग्राफिकल मेथड। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। बेटा इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड में ये सीखेंगे कि हम लोग ग्राफ के थ्रू वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। और बेटा सेकंड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, अब एनालिटिकल मेथड में क्या होता है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्राफिकल मेथड में कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन एनालिटिकल मेथड में आपको फॉर्मूला भी मिलेगा। ग्राफिकल मेथड में बेटा सिर्फ आपको ग्राफ बनता है, लेकिन जब हम एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे तो ग्राफ प्लस फॉर्मूला, इसमें डेरिवेशन भी होगा और बेटा हमको ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। तो बेटा वेक्टर्स को जोड़ने के हमारे दो मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड और द सेकंड वन इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड को विश्लेषण विधि भी कहते हैं और ग्राफिकल तो आप समझते ही हैं जिसमें ग्राफ बनता है। अब बेटा ज़रा एडिशन में डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या है। जैसे बेटा हम लोग बोलें स्केलर एडिशन, समझिएगा बेटा, स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन, ये समझना है। सपोज दैट बेटा मैं आपसे बोलूँ कि 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बेटा 3 मीटर है। अगर आप इसको दूसरे वजह से समझना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक पर्सन है जिसकी डिस्टेंस जो है वो पहले चलता है 3 मीटर, ठीक है भाई। उसके बाद उसकी डिस्टेंस जो है, दूरी, डिस्टेंस को बेटा हम लोग कहते हैं दूरी। तो पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 3 मीटर। उसके बाद वो डिस्टेंस बेटा कवर करता है 4 मीटर। मैं आपसे बोलूँ टोटल डिस्टेंस, बेटा अगर आपसे बोला जाए टोटल डिस्टेंस तो आप बोलेंगे 3 + 4। 3 + 4 कितना आएगा बेटा, 7 मीटर। ये इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर। बेटा डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर का मतलब अदिश, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगा। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये स्केलर एडिशन है। इट इज़ अ स्केलर एडिशन। स्केलर का जैसे मास है 3 kg मास + 4 kg मास = 7 kg। ये बेटा हमारा क्या है, स्केलर एडिशन है। इसको बोलते हैं अदिश समायोजन, स्केलर एडिशन। उसके बाद बेटा हमारा आता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है बेटा इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, उसका परिमाण, प्लस इसमें बेटा हमारी डायरेक्शन भी होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी की खासियत है। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें बेटा डायरेक्शन भी होगी। अब सपोज दैट पहला है बेटा, सपोज दैट एक पर्सन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये बेटा हमारा एक पर्सन है और उसने चलना स्टार्ट किया। ये मूवमेंट किया बेटा 4 मीटर ईस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसने 4 मीटर ईस्ट मूवमेंट किया। उसके बाद वो यहाँ पर आ गया। फिर इसने बेटा 3 मीटर का फिर से मूवमेंट किया ईस्ट की तरफ। ईस्ट मतलब पूर्व। ध्यान से देखो बेटा, 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो बेटा ये क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है।
3 मीटर ईस्ट, मतलब 3 मीटर वैल्यू, ईस्ट क्या हो गई बेटा, डायरेक्शन। तो बेटा मैंने आपसे बोला कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा 4 + 3 = 7। ये 4 + 3 क्यों बोला गया, ये भी डायरेक्शन सेम है, ये भी बेटा ईस्ट है, और आपको लॉजिक भी समझना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो 4 + 3 कितनी हो गई बेटा, 7 मीटर। 4 + 3 क्या हुआ, 7 मीटर। ये पहला केस हुआ। अब बेटा ज़रा सेकंड केस पे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड केस पे मैंने ये बोला कि बेटा ये हमारा कोई पर्सन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक पर्सन है बेटा, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ये बी पे गया, सॉरी यहाँ पर इसने चला 20 मीटर ईस्ट, ठीक है। इस पॉइंट पे बेटा ये पहुँचा और उसके बाद इसने यहाँ से 5 मीटर वेस्ट मूवमेंट किया, 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर का वेस्ट मूव करके वो इस पॉइंट पे आ गया। मैं आपसे बोलूँ नेट डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, समझिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये 20 था, ये 5 हो गया, तो बेटा ये कितना बचा, 15। तो नेट कितना हो गया बेटा, 15। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब बेटा हम लोग वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझना बेटा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये समझिए। इधर देखो बेटा, हमने यहाँ पर अगर इसको दिया तो d = d1 + d2, d = d1 + d2। तो d1 + d2 का मतलब बेटा 4 + 3 कितना आ गया, 7। यहाँ पर बेटा हमने किया d1 + d2, ध्यान से समझिएगा, d1 + d2, इन दोनों को ऐड किया तो d नेट हमको मिल कितना रहा है, 15 मीटर। तो बेटा जो d नेट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो ऐड होने के बाद 7 भी मिल रहा है और ऐड होने के बाद 20 - 5 15 भी मिल रहा है। डिपेंड करता है कि उनके बीच का एंगल कितना है। यहाँ पर बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल 0 है। बेटा यहाँ पर पहला डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वेस्ट, यानी कि एंगल कितना हुआ, 180। ये एक इधर है, एक इधर है, तो ये एंगल कितना हुआ, 180। तो बेटा वेक्टर एडिशन डिपेंड करता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। थर्ड केस बेटा हम लोग इसी में ले सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड केस पे अगर हम लोग बेटा चर्चा करें तो सपोज दैट यहाँ से एक पर्सन चलना स्टार्ट करता है, दिस इज़ ईस्ट, ये बेटा ईस्ट की तरफ जाता है 5 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है d1 वेक्टर। फिर उसके बाद बेटा ये चला जाता है नॉर्थ की तरफ, सॉरी 4 मीटर ले लीजिए, 4 नॉर्थ की तरफ चला जाता है बेटा 3 मीटर, ये इसका d2 वेक्टर है, ठीक है। अब बेटा इनिशियल ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। बेटा पहले d1 वेक्टर है 4 मीटर ईस्ट, फिर बेटा d2 वेक्टर है 3 मीटर नॉर्थ। मैंने आपसे बोला d नेट की वैल्यू क्या होगी, तो इनिशियल और फाइनल इसके बीच को ये सीधे मिला दीजिए, ये हमारा हो गया बेटा d नेट। अब d नेट, अरे एडिशन ही तो कर रहे हैं, d1 + d2, यहाँ पर एंगल कितना है 90, ये 4 है, ये 3 है, तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 हो गया। तो बेटा यहाँ पर d नेट कितना आ गया, 5 मीटर। यहाँ पर d1 + d2 7 था, d1 - d2 1 था, सॉरी 15 था, d नेट यहाँ पर 5 मीटर है। क्यों है,
बेटा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, पहले एंगल 0, फिर 180 और अब यहाँ पर बेटा एंगल कितना 90 डिग्री। अरे ये D1 है, ये D2 है, अब बेटा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वेक्टर एडिशन डिपेंड करता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बदलेंगे, वेक्टर एडिशन हमारा चेंज हो जाएगा। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले तो बेटा सिंपली हमें वेक्टर एडिशन ही समझना है कि एक्चुअल में वेक्टर एडिशन है क्या। ध्यान से समझिएगा बेटा। तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिख रहे हैं, वेक्टर एडिशन डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा जो हमारा वेक्टर एडिशन है वो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। लिसन वेरी केयरफुली, स्केलर एडिशन में डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए एंगल का कोई लेना देना नहीं है। 3 kg मैंगो प्लस 20 kg मैंगो इज इक्वल टू 23 kg मैंगो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन का भी रोल अच्छा प्ले होता है। तो बेटा वेक्टर एडिशन डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर बेटा। अब बेटा हम लोग ग्राफिकल मेथड पे चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है बेटा कि वेक्टर एडिशन है क्या। ये बेटा ग्राफिकल मेथड जो है वो हमारा 3 टाइप में होता है। पहला होता है बेटा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का मतलब है कि इसमें ट्रायंगल बनना कंपलसरी है, त्रिभुज का नियम, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। बेटा सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का मतलब है, पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ, इसमें ट्रायंगल बनेगा। सेकंड है बेटा पैरेललोग्राम लॉ, तो इसमें समांतर चतुर्भुज बनेगा, कन्फर्म है। और बेटा हमारा थर्ड है पॉलीगन लॉ, दिस इज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ का मतलब है बहुभुज, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे साइड्स बन सकती हैं। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफिकल मेथड को हम लोग 3 पार्ट में कवर करते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का मतलब त्रिभुज का नियम, इसमें ट्रायंगल बनेगा। बेटा सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ, उसमें पैरेललोग्राम बनेगा। बेटा हमारा थर्ड है पॉलीगन लॉ, बहुभुज, जिसमें पॉलीगन बनेगा। अब इसको बेटा हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले हम लोगों को बेटा एक छोटा सा आर्टिकल सीखना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बेटा ध्यान से देखिए, ये बेटा हमारा एक ए वेक्टर है और ये बेटा हमारा एक बी वेक्टर है। क्लियर। आपसे बोला गया ये एंगल अल्फ़ा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल सेलेक्ट करिए। तो बेटा सबसे पहले आप दोनों वेक्टर्स को मेंशन करिए कि कहाँ कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ये बेटा हमारे 2 वेक्टर्स हो गए। अब बेटा दोनों वेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से देखिए, दोनों वेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु को देखिए, और यहाँ से दोनों वेक्टर्स आउटवर्ड होने चाहिए। मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये भी बाहर हो और ये भी बाहर की तरफ हो। तो बेटा ध्यान से देखो, जब हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, हमने बेटा इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो ये बी वेक्टर है और ये तो हमारा ए वेक्टर है ही है ऐसे। तो अगर आप बेटा इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट से यानी प्रतिच्छेद बिंदु से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सपोज दैट मैं आपसे बोलूँ ये है बेटा हमारा ए वेक्टर, ये है बेटा बी वेक्टर, ये एंगल है अल्फ़ा।
तो क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से दोनों वेक्टर्स आउटवर्ड्स होने चाहिए, बाहर की तरफ। तो बेटा ये तो यहाँ से बाहर जा रहा है बी वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर इनवर्ड्स है, अंदर आ रहा है। तो इसी को यहाँ से बेटा हम लोग आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ये हो गया ए वेक्टर। अब ये भी यहाँ से बाहर, ये भी यहाँ से बाहर, तो ये जो एंगल है 180 माइनस अल्फ़ा, ये है बेटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, दोनों वेक्टर्स के, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें और वहाँ से दोनों वेक्टर्स को आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ एरो ले लें, उनके बीच का एंगल। या हम ये भी कह सकते हैं इस वेक्टर का ये टेल है, अब इस वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है, दोनों के टेल को एक जगह रखिए और उसके बीच का एंगल ले लीजिए। ये भी एक याद करने का तरीका है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सीख लिया है। और अब हम लोग बेटा चर्चा करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग बेटा ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। समझ लीजिए पहले ज़रा, सपोज दैट बेटा हमारा एक ये ए वेक्टर है, वेक्टर है इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। बी वेक्टर है तो इसमें भी बेटा मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। बेटा ये है हमारा ए वेक्टर। ए वेक्टर, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब उसकी वैल्यू और डायरेक्शन। वेक्टर बी है तो इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और इसमें भी डायरेक्शन होगी। वेक्टर एडिशन है इसलिए हमको प्लस करना है, और दो वेक्टर को ऐड करने से तीसरा हमेशा वेक्टर ही मिलता है। इसे आप पी क्यू आर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिज़िक्स में और आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में दो वेक्टर्स के एडिशन को एक नए नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ए वेक्टर है, वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बेटा। बी वेक्टर है, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगा। एडिशन करना है, एडिशन का मतलब जोड़ना है दोनों को। तो बेटा जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से जो नई वैल्यू मिलेगी वो भी एक वेक्टर होगा, जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब हमको ये फाइंड करना है a प्लस बी इज इक्वल टू आर, लेकिन कौन से लॉ से? ट्रायंगल लॉ से। देखते हैं बेटा ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। सपोज दैट बेटा हमारा एक ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, क्लियर, और ये है बेटा बी वेक्टर, ठीक। ये बेटा हमारा ए वेक्टर है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये है बेटा बी वेक्टर। आपसे बोला गया, सपोज अभी ऐसे न रखें, इधर देखिए, ये है बेटा हमारा ए वेक्टर, क्लियर, ये है बेटा हमारा बी वेक्टर। आपसे बोला गया इसको ट्रायंगल लॉ से जोड़ना है, तो बेटा ट्रायंगल लॉ से कैसे जोड़ेंगे? ए वेक्टर तो बेटा एज इट इज़ लिख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा ए वेक्टर बना हुआ है। बी वेक्टर के टेल को, बी वेक्टर के टेल को, बहुत ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखें और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दें, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। ये ए वेक्टर, ये हो गया बेटा हमारा बी वेक्टर, ठीक है। अब ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली बेटा ये थर्ड लाइन है, तो जो थर्ड लाइन है वो आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा? तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, ए से बी,
ए वेक्टर की ये डायरेक्शन, बी वेक्टर की ये डायरेक्शन, तो आर बेटा ऐसा नहीं होगा, आर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज आर वेक्टर। ये बेटा हमारा क्या हो गया, आर वेक्टर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वेक्टर की लेंथ है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये बी वेक्टर है तो ये हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड। ये आर वेक्टर है तो ये हो गया बेटा इस आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, ए वेक्टर को एज इट इज़ लिखिए, बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखिए और जो भी एंगल दिया गया हो वो बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। डन। ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली थर्ड लाइन आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, ए बी। तो बेटा ये आर नहीं होगा, आर। क्लियर। अब इसी पर बेटा हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें डायरेक्शन क्या है ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। इधर देखिए, ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब आर वेक्टर। समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। आपको बेटा दो वेक्टर ए और बी दिए गए हैं एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। फाइंड एडिशन या फाइंड आर वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इजीली सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजी। ए वेक्टर है, वैल्यू तो दी नहीं गई है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो जो भी आप एक कंसीडर कर ले। हमने बेटा एक कंसीडर कर लिया, सपोज दैट ए वेक्टर। ठीक है। बी वेक्टर लिखा हुआ है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो बेटा बी वेक्टर के ध्यान से समझिएगा, ये हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे रखा और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये है बी वेक्टर। अब बात आती है कि बेटा थीटा कहाँ होगा। थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहले तो ये समझ लो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली ये थर्ड लाइन है, तो रिवर्स ऑर्डर में ए बी, इधर नहीं इस डायरेक्शन में। ये तो हो गया आर वेक्टर। अब फिगर में थीटा शो करना है, तो बेटा समझिए ज़रा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए, ये ए ये बी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब बेटा यहाँ से दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए, बाहर की तरफ। तो बेटा इस पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से ये तो बाहर जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो बेटा जब ये इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगा, दिस इज ए वेक्टर, तो बेटा ये वैल्यू ली जाएगी थीटा। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ये है बेटा हमारा थीटा। तो बेटा ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ हो गया, बोला गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो सिंपल है बेटा, देखो ये आर वेक्टर है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन का मतलब है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का मतलब है कि वो ए वेक्टर या बी वेक्टर किसी एक वेक्टर से कितना एंगल बनाता है। तो ठीक है बेटा, ये हमारा ए है, ये बेटा हमारा बी है, ये आर है। हमने मान लिया कि ये ए वेक्टर से अल्फ़ा बना रहा है, तो यही डायरेक्शन है। क्या लिखोगे, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा फ्रॉम ए वेक्टर। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा
नेक्स्ट लेक्चर है जब हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। इस अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। उसमें हमें यही फॉर्मूले फाइंड आउट करने होंगे। अब बेटा इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए। न्यूमेरिकल क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा इजी न्यूमेरिकल करा देते हैं। इधर देखो बेटा, a person moves 4 meter towards east. A person moves 4 meter towards east and it turns 90 degree anti-clockwise. It turns 90 degree anti-clockwise and moves 3 meter. Find the resultant by triangle law. Find the resultant by triangle law. ध्यान से समझिएगा, फाइंड द रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल लॉ। तो बेटा ट्रायंगल लॉ में बिल्कुल इजीली काम करना है, बहुत सिंपल। अ पर्सन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 मीटर का मतलब बेटा वैल्यू भी है, टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब बेटा डायरेक्शन भी है, यानी ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट d1, ठीक है। एंड टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 3 मीटर। ध्यान से देखिएगा, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। बोला गया पर्सन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये है बेटा 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी लोग जानते हैं। ये ईस्ट की तरफ यहाँ से चलना, क्या ये ओरिजिन है बेटा। यहाँ से इसने 4 मीटर ईस्ट मूव किया, फेस ऐसा है इसका। इट टेक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, ऐसे 90 डिग्री का। बेटा ध्यान से देखिए, मैं ऐसे 4 मीटर ईस्ट गया, मैंने 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। क्लॉकवाइज इधर, एंटी क्लॉकवाइज इधर, मैंने इधर टर्न लिया और इधर मूव कर गया, सिंपल। तो बेटा ये ऐसे जा रहा था, 90 डिग्री का फेस ऐसे था, 90 डिग्री का टर्न लिया ऐसे, तो फेस ऊपर की तरफ हो गया। तो ये हो गया बेटा 3 मीटर। जाहिर सी बात है, अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये मूव कर जाएगा नॉर्थ की तरफ। किधर मूव कर जाएगा बेटा, नॉर्थ की तरफ। बहुत ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री टुवर्ड्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये है बेटा हमारा d1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। ये है बेटा हमारा d2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। अब ट्रायंगल लॉ, इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली जो थर्ड लाइन है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बेटा इधर देखो, ये हमारा d1 वेक्टर है, ठीक है। ये इधर ईस्ट, ये नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन रिजल्टेंट की नहीं है, अपोजिट सेंस। तो ये हो गया बेटा हमारा r वेक्टर बराबर d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, ठीक है भाई। अब मैं आपसे बोलूँ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इधर देखिए, ये रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 5, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, 5। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, 5। अब बेटा बात करें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पर। मैं आपसे बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इस परिणामी, रिजल्टेंट को हिंदी में परिणामी कहते हैं, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो मान लीजिए
ये ए वेक्टर से अल्फ़ा एंगल बनाता है। लेट रिजल्टेंट यानी परिणामी मेक्स एन एंगल अल्फ़ा फ्रॉम ए वेक्टर। अब यहाँ से बेटा हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं, tan अल्फ़ा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। अब बेटा हमको 3/4 की वैल्यू तो पता नहीं है, वैसे ये 37 डिग्री होती है, इट इज़ 37 डिग्री। लेकिन जब हमको नहीं पता है तो हम लोग ये लिख देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। एग्जैक्टली दिस वैल्यू इज़ 37 डिग्री। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है, मान लीजिए यहाँ 3/4 37 समझ में आता है, सपोज दैट यहाँ 5/2 हो जाता, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो बेटा आंसर क्या हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना 5 मीटर, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी tan इनवर्स 3/4, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम ए वेक्टर। अरे अल्फ़ा ए वेक्टर से ही तो बेटा एंगल बना रहा है, यानी जो हमारा रिजल्टेंट है वो 5 मीटर का होगा, जो ए वेक्टर से tan इनवर्स 3/4 का एंगल बनाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये वेक्टर है, इसीलिए r क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये r वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसीलिए ये वेक्टर होता है। दो वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो बेटा यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा, तो बेटा यहाँ से आपका ट्रायंगल लॉ कंप्लीट होता है, यहाँ से आपका ट्रायंगल लॉ कंप्लीट होता है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस इस पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पर कंसीडर करेंगे। ओके बेटा, राइट नाउ।